हेलो बच्चों, आज हम 6th NCERT एसएस हमारे अतीत का तीसरा अध्याय आरंभिक नगर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आरंभिक नगर पाठ है। ये मोहनजोदड़ो की संस्कृति, हड़प्पा काल की संस्कृति से संबंधित है कि उस समय में नगर व्यवस्था क्या थी, इस बारे में है। तो पाठ को शुरू करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। तो अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई जा रही थी? तो 150 साल पहले इसका उत्तर है। हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। हमने पिछले पाठों में पढ़ा है ना, पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी वस्तुओं की, पुरानी चीज़ों की, इमारतों की के बारे में पता लगाते हैं। और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी तरह के पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो अब इसमें प्रश्न क्या बनता है? चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, तो बाद में मिलने वाले इस तरह के पूरा स्थलों में जो इमारतें, चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। तो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें हैं। उन शहरों का निर्माण कब हुआ? इसका उत्तर है 4700 साल पहले। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारी प्राचीन सभ्यता की निशानी होती हैं। तो अब ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो अब इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? ये नगर बनाए गए, इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। अब यहाँ प्रश्न बनते हैं हमारे छोटे छोटे कि ऊंचाई, नगर दुर्ग क्या था, यह नगर दुर्ग किसे कहा जाता था? तो ऊंचाई वाले भागों को नगर दुर्ग कहा गया है और निचले हिस्से को निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। तो महान स्नानघर क्या था? मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब नहाने के लिए बनाया गया था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी को रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान
किया करते थे। तो अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर महास्नानघर का वर्णन करो, खास तालाब का। तो इसके अंदर ये पॉइंट्स आते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब इस बार इसमें मैप के अंदर भी ये दिखा रखा है, लोथल, धोलावीरा, सुरकोतदा ये स्थान दे रखे हैं। अब आगे चलेंगे। महान स्नानघर का चित्र देखो, इतना बड़ा बनाया हुआ है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं रिसाव के लिए, रास्ते हैं, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों और नालियों की सड़कों की नालियों से घरों की नालियों और सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों के पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ इस प्रश्न का उत्तर। नगरीय जीवन। अब नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। आज बनाते हो तुम मिट्टी से खिलौने? अच्छा लगता है ना बनाते हो? आजकल तो बहुत खिलौने आ गए हैं, चाइनीज़ खिलौने, बाहर से खिलौने, प्लास्टिक के, लेकिन मिट्टी के खिलौनों का मज़ा तो आज भी कुछ और है। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? नगर में कौन कौन रहते थे? शिल्पकार रहते थे, उद्योग स्थल पर चीज़ें बनाने वाले शिल्पकार, स्त्री पुरुष, लिपिक रहते थे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, और ऊपर एक कुआं। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। ये मोहर दिख रही है आपको? ये मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। ये पक्की मिट्टी के खिलौने आपको दिख रहे होंगे। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। देखो ये उस समय के ये गहने दिखा रखे हैं, माला वगैरह है वहाँ की। उपयुक्त ऊपर पत्थर के बाट को देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। ये बाट जो आपको दिख रहे हैं ना, बाट हम तौल के लिए प्रयोग करते हैं। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। बहुमूल्य पत्थर तोलते होंगे। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों में से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके।
मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये आपको दिख रहा है, कढ़ाईदार वस्त्र। तो हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सम्मानित जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब कैसे पता चलेगा कि वहाँ कपास की खेती होती थी? तो कुछ इसके प्रूफ मिले हैं। मोहनजोदड़ो के कपड़ों से के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो कपड़े के अवशेष मिले हैं टुकड़ों जो चांदी के फूलदान के साथ और ढक्कन के साथ चिपके हुए हैं। पक्की मिट्टी तथा पेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो तकलियां मिली हैं कुछ, जैसे लगता है कि सूत काता जाता होगा। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षित होता है। अब समझ आई, ये प्रश्न बनता है कि विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। और फेंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों से चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जो पहली स्टेज की चीज़ें होती हैं जो भी अप्राकृतिक रूप में हमें मिल जाती हैं, आज जैसे कपास है, कच्चा माल है, उसके बाद उससे कपड़ा बन जाता है, तो वो उसके बाद उससे तैयार वस्तु हो जाती है। या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिली हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से ही आयात करते थे। बाहर से आते थे बहुमूल्य पदार्थ। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? राजस्थान, जो आज राजस्थान है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? ऊपर अब छोटी सी गाड़ी दिख रही है हमें। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। ऊपर वाला ये खिलौना है, नीचे वाली मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। पता नहीं है कि उस समय स्त्रियाँ करती थी, पुरुष करते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे।
पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। आज भी ये सब उगाते हैं ना हम। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब इनके बारे में पता लगा हड़प्पा के लोग कौन कौन से पशु पालते थे और उनको चराने के लिए कहाँ ले जाते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहाँ धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है जो आमतौर पर हड़प्पा के लेख, मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। गुजरात की संभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिली है। मोहरबंदी क्या थी, कैसे होती थी? मुद्रांकन, गीली मिट्टी पर दबाने से जो उनकी छाप पड़ जाती है वो मिली है। लोथल बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल की बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता होगा। लोथल बंदरगाह का दृश्य है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े आदि बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। क्यों लगाई जाती थी? कि ताकि उनको कोई खोल ना ले, देख ना ले, सामान ना निकाल ले उसमें से। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि इन मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आज भी किया जाता है ना, आज भी इसलिए किया जाता है। कोई पैकेट बंद, कई बार लिफाफे भेजे जाते हैं, कहीं कोई पेपर होता है या कोई ऐसी चीज़ जिसे खोल लेने का डर हो, उस पर लगाया जाता है। तो सभ्यता का अंत, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों के कचरों के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और
8 में पढ़ोगे। तो अपने अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो पिरामिड क्या है? बड़े बड़े मकबरे। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। मम्मी वो वाली मम्मी नहीं जो तुम घर में माँ को बोलते हो या हम बोलते हैं। तो ये शव रखने की जगह थी मिस्र में जो पिरामिड थे। शवों को मम्मी कहा जाता है। इन शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती हैं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। वे क्यों दफनाते थे? वो ऐसा मानते थे कि ये जो है मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इसके साथ दफना देंगे तो ये इनकी सेवा करेंगे। सामान भी इसलिए रख के आते थे, खाद्यान्न, गहने, बर्तन की उपयोग करेगा। दुनिया में इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? नहीं, ये एक वहम है। कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। अब यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या क्या देखोगे? ये कल्पना करनी है हमने। तो अब इसके उपयोगी शब्द हैं नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, ये सब पाठ के अंदर आए हैं ना, हमने करे हैं। तो अब इसके ये 3 प्रश्न पहले महत्वपूर्ण है। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? ये हमने करा है ना, कैसे होता था कि एक मूर्ति के ऊपर कपड़ा पहने हुए मिला है, तकलियाँ भी मिली हैं। अब इनका सुमेल करना है। और उसके बाद हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन और पहिया क्यों महत्वपूर्ण थे, ये भी हम बता सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण थे। तो उसके बाद कैसा लगा आपको ये पाठ? इसमें महत्वपूर्ण तिथियां भी दे रखी हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। तो अब हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है।